अमीर और गरीब बहू का बरसात में बर्तन का बंटवारा। अरे माँ जी, हमारे देवर जी और कब तक कुंवारे फिरते रहेंगे? आप इनकी शादी क्यों नहीं करवा देती हो? मैं तो इस निकम्मे को कब से बोल रही हूँ कि शादी कर ले, लेकिन ये मेरी सुनता ही नहीं। क्या यार माँ, आपको मेरी शादी के अलावा और कोई टॉपिक नहीं मिलता है क्या? बेटा, तेरी शादी की उम्र हो गई है तो तेरी शादी के बारे में तो सोचना ही होगा ना। अरे कर लो ना देवर जी शादी। ये सारी बातें सुनने के बाद तुषार अपनी भाभी और माँ से कहता है, अगर आप लोगों को इतना ही शौक है मेरी शादी करवाने का, तो फिर एक काम कीजिए, आप मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से ही करवा दीजिए। क्या बात है देवर जी, कौन है वो? एक अमीर खानदान की लड़की है। अच्छा, ये बात है। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल है। ये सुनकर तुषार बहुत खुश होता है और अपने कमरे में जाकर तनीषा को फोन करके उसे सब कुछ बताता है। ये सब सुनकर तनीषा भी बहुत खुश होती है। अब बहुत जल्द सुशीला तनीषा की माँ उर्मिला से उसके रिश्ते की बात कर लेती है, जिसके बाद सुशीला बहुत जल्द तनीषा से अपने बेटे की शादी करवाकर उसे घर ले आती है। तनीषा बहुत अमीर थी, इसलिए वह दहेज में बहुत सारा सामान लेकर आई थी। ये लो माँ जी, ये तोहफा आपके लिए। मैंने सभी के लिए तोहफे खरीदे थे। तनीषा सभी को तोहफे देती है, लेकिन अपनी जेठानी को नहीं देती। जरा हमें भी तो दिखाओ, हमारी देवरानी हमारे लिए क्या तोहफा लेकर आई हैं। माफ करना जेठानी जी, आपके लिए तो मैं कुछ लेकर आना ही भूल गई। ओह अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तुम इस घर में आ गई हो, इतना ही काफी है। तुम ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा हो। शीतल को तनीषा अपनी बहन जैसी लगती है और वह उसे बहुत प्यार से बात करती है, लेकिन तनीषा को अपनी गरीब जेठानी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो बहुत गरीब थी। इधर तनीषा थक चुकी थी और उसे अपना कमरा चाहिए था। अरे अब क्या मुझे ऐसे ही घेरे खड़े रहोगे? मेरा कमरा कहाँ है? चलो तनीषा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे कमरे को तैयार किया है। शीतल इतना कहकर तनीषा को उसके कमरे में लेकर जाती है, जहां उसने बहुत अच्छे से डेकोरेशन करके रखी थी। अरे ये क्या है? मैं इस कमरे में रहूंगी क्या? ये कमरा तो बहुत छोटा है और यहाँ मुझे बहुत घुटन भी होगी। हमारे मायके में तो ऐसे कमरे सिर्फ नौकरों के लिए ही थे। ऐसा मत कहो तनीषा, भगवान जितना देता है उसमें खुश रहना चाहिए। और फिर मेरे कमरे से तो अच्छा ही है तुम्हारा कमरा। चलो जेठानी जी, अभी मेरा मूड ताने सुनने का बिल्कुल भी नहीं है। तनीषा इतना कहकर रूम के अंदर अपने बिस्तर पर सो जाती है और बेचारी शीतल शादी के बाद फैले हुए सभी कामों को संवारने लगती है और आखिरी में सोने के लिए जाती है। जैसे शीतल को अपने ससुराल में सभी जिम्मेदारियों का पता था, वैसे तनीषा उन सभी से बहुत दूर भागती है। उसे बस अपने कमरे में आराम करना ही अच्छा लगता था, यहाँ तक कि वह अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। और कब तक अपने कमरे में बैठी रहोगी तनीषा? तुम्हें कमरे से बाहर आना चाहिए। क्यों, आपको क्या दिक्कत है? मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी, और वैसे भी मैं अपने मायके में भी कोई काम नहीं करती थी, तो यहाँ भी नहीं करूंगी। तनीषा इतना बोलकर अपनी सास के कान भरने पहुंच जाती है। लगता है जेठानी जी को मुझसे कुछ ज्यादा ही परेशानी है। माँ जी जब देखो मुझे कुछ ना कुछ बोलते ही रहती है। सुशीला कुछ कहती कि उसी वक्त उसकी बेटी अपने ससुराल से अपने मायके आती है। क्या वो छोटी भाभी, आप तो परेशान नजर आ रही है। जब बड़ी जेठानी इतना कठोर व्यवहार करेगी मुझ पर, तो मुझे तो उदास होना ही था। ये सुनकर आरती थोड़ा हैरान हो जाती, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बड़ी भाभी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। मुझे ऐसा नहीं लगता भाभी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। खैर कोई बात नहीं, भाभी को जल्दी समझ आ जाएगा कि शीतल भाभी कैसी हैं। आरती इतना कहकर वहां से चली जाती है। सभी दीवाने हो रहे हैं जेठानी जी के, सबके ऊपर से जेठानी जी का दीवानापन उतारना ही होगा। अब तनीषा अपनी जेठानी के खिलाफ अपनी सास से लेकर अपने पति को भी बहुत ज्यादा भड़काने लगती है, लेकिन इधर अपने मायके आकर अपनी बड़ी भाभी शीतल से मिलकर आरती बहुत खुश होती है। ये क्या जेठानी जी, अभी तक बातों में ही लगी हुई हो? खाने पीने के बारे में कोई ध्यान नहीं है क्या तुम्हें? अरे इसको तो यही आता है, बस खाना खिलाओ और बातें करवाओ। माँ क्या हो गया है आपको? आप बड़ी भाभी से ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं जब से घर के अंदर आई हूँ देख रही हूँ कि सब बड़ी भाभी के साथ बहुत बुरी तरह बात करते हैं। तुम बीच में मत बोलो ननद जी, तुम अपने ससुराल से यहाँ कुछ दिन रहने आई हो, इसलिए आराम से रहो, खाओ पियो, ऐश करो। हमारे घर के मैटर में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये घर भी तो मेरा ही है। ये लो माँ जी, अब तो नंद जी भी जेठानी जी की वजह से मुझ पर ही गुस्सा कर रही हैं। बस बहुत हुआ, अब मैं इस घर के अंदर नहीं रहूंगी। या तो मैं इस घर के अंदर रहूंगी या फिर जेठानी जी, और अगर आपने हम दोनों में से किसी को भी अलग नहीं किया तो आपको इस घर का बंटवारा करना होगा। ये सुनकर सुशीला थोड़ी देर हैरान हो जाती है। बंटवारा? बंटवारा किस लिए? बंटवारे से कभी भी किसी को लाभ नहीं होता, हमें बंटवारा करने की जरूरत नहीं है। बंटवारा तो होकर ही रहेगा, वरना ये इस घर में नहीं या फिर मैं नहीं।
अरे बेटी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा और हम शीतल को अलग कर देंगे। आंगन से बाहर जितनी भी सारी जमीन थी वह सारी सुशीला अपने छोटे बेटे के नाम कर देती है और अपने बड़े बहू बेटे को घर से बाहर थोड़ी सी जमीन देती है, जहां उनके पास एक कमरा तक नहीं था। माँ जी, इस जमीन पर तो हमारे लिए कोई कमरा ही नहीं है। नहीं है तो मैं क्या करूं, बनवा लो खुद ही। और हाँ, बंटवारे के साथ जो तुम्हारे बर्तन है वो निकालने जा रही हूँ, चलो मेरे साथ। सुशीला शीतल को स्टोर रूम में लेकर जाती है, जहां वह घिसे पिटे पुराने बर्तन निकालकर शीतल को देने लगती है। माँ जी, ये बर्तन तो जंग खा रखे हैं, इनमें खाना कैसे बनेगा? इतने पुराने बर्तन क्यों दे रही हो मुझे? नए बर्तन भी तो रखे होंगे, उनमें से दे दो, ये तो टूटे हैं। यही है तेरे हिस्से के बर्तन, जा ले जाओ और इन्हीं में खाना बना लेना। शीतल जैसे तैसे पुराने बर्तन उठाकर घर से बाहर ले आती है। वो एक पन्नी लेकर अपने और अपने पति के रहने लायक गुजारे के लिए तंबू बना लेती है। चलो अच्छा है, अब हमारे सर पर छत जैसा कुछ तो हुआ, चाहे जैसे भी गुजारा करना हो मैं यहीं पर रह लूंगी। इधर सुशीला नई नई पैकिंग वाले बर्तन निकालकर तनीषा को देती है। ये बर्तन मैंने अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखे हैं, इनका ध्यान रखना और अब से अपने नए बर्तनों में खाना बनाना। सुशीला के कहने पर तनीषा नए बर्तन लेकर बहुत खुश होती है। वह उन बर्तनों में कुछ अच्छा मीठा खाने का बनाती है, लेकिन इतनी मेहनत उससे हो ही नहीं पाती। यहाँ बारिश में टूटे हुए बर्तनों पर मिट्टी के चूल्हे के ऊपर बर्तन रखकर शीतल खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन टूटे बर्तनों की वजह से खाना भी नहीं बन पाता। हे भगवान, थोड़ी सी कृपा ही कर दो, इस बारिश को रोक दो, क्योंकि मेरे पास बर्तन अच्छे नहीं है, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। शीतल के इतना कहने पर उसकी नंद उसके लिए खाना बना कर ले आती है। भाभी, आप ये खाना खा लेना, बारिश में आप खाना नहीं बना पाओगे। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन माँ जी को पता चला तो तुम्हें डांट देंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाभी, मेरे लिए आप ही सही हो और मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। आरती अपनी बड़ी भाभी को प्यार करती है, तो इधर उसकी तनीषा रसोई से ये नंद भाभी का प्यार देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और इसी के चलते वह नए बर्तनों में खाना बनाते हुए बर्तनों को जला देती है। चारों तरफ जले हुए बर्तनों से धुआं हो जाता है। हे भगवान, तुमने ये सब क्या कर डाला? तुमसे तो खाना बनाना भी नहीं आता, ऊपर से बर्तन भी जला दिए, नए बर्तनों का सत्यानाश कर दिया तुमने। अरे तुमसे सही तो बड़ी बहू थी। ये सुनते ही तनीषा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए अपनी सास से कहती है, माफ कर दो मुझे माँ जी, मैंने ही झूठ बोल बोल कर आपको जेठानी जी के खिलाफ भड़काया और आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। सारा सच जानने के बाद सुशीला को भी बहुत अफसोस होता है। हाँ, आज तुम्हारी वजह से सिर्फ मैंने बहुत गलत फैसला लिया, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। सुशीला ऐसा सोचकर उस दिन के बाद से अपनी बड़ी बहू को कुछ नहीं कहती। तो वहीं दूसरी तरफ आनंद के काम में बढ़ोतरी होती है, जिसके चलते वह अपनी मिली हुई जमीन पर अपने लिए घर बनवा लेता है, जिसमें वो एक बहुत सुंदर रसोई और सुंदर सुंदर बर्तन भी रखवाता है। उनकी ये तरक्की देखकर सास और देवरानी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके चलते वो दोनों शीतल से माफी मांगने उसके घर पहुंचते हैं। हमें माफ कर दो बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें तुम्हें बंटवारा करके घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। मुझे भी माफ कर दो जेठानी जी, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, ये सब मेरी वजह से हुआ। अब माफी मांगने क्यों आई हो? जब माफी मांगकर सब कुछ ठीक करने का मौका था तब तो तुमने कुछ भी नहीं किया। कोई बात नहीं आरती, मुझे इससे कोई गिला शिकवा नहीं, बल्कि अच्छा ही हुआ मेरे पति अपने काम में आगे बढ़े और उन्होंने खुद का घर बनवा लिया और अब मेरे घर में रसोई है और उसके अंदर नए बर्तन भी हैं और मैं खुशी से रह रही हूँ। इस तरह शीतल अपनी देवरानी और सास को माफ कर देती है और उनकी कई चीजों से मदद करती है। बेचारी गरीब जेठानी अमीर होने के बाद भी किसी चीज का घमंड नहीं रखती और सभी के साथ खुशी खुशी रहती है।